जो टॉपिक है वह खेवट है। देखिए, खेवट का आखिर जन्म कैसे हुआ? तो इसके लिए एक कहानी हम आपको कह रहे हैं। शायद इस कहानी से आप वास्तव में समझ जाइएगा कि खेवट है क्या और ये क्यों ला। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। तो इसकी कहानी हम यहां से शुरू करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। स्वाभाविक है कि जब किसी चीज को सोने की चिड़िया आप कहिएगा तो इसमें लुटेरे बहुत हो जाएंगे। जैसे मोहम्मद गोरी, कौन 17 बार भारत में आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी। भारत पर 17 बार आक्रमण करने की उसकी जरूरत क्यों हुई? जरूरत सिर्फ ये था कि भारत को सोने की चिड़िया वह देखा और यहां से सामान या हर चीज लूट के ले जाना चाहा। बहुत सामान ले भी गए, लेकिन उसके ले जाने के बाद भी यहां पर हर चीज रह गई। मुगल काल आया, मुगल काल भी लूटना चाहा। राज्य में इन्हीं आदमियों के द्वारा राज्य करना चाहता। तो राज्य करने में वे क्या किया? अपने राजा बन गया और जमींदार पैदा कर दिया। वे जमींदार क्या किया? वह लोगों को जमीन देने लगे और उसका लगान लेने लगे। जो जमीन वह देता था, किसी को विश्वास तो था नहीं, तो वह क्या किया? राजा कह दिया कि आप लिखित रूप से आइए। मुंशी रखने लगा। जो नहीं देता है उसे टॉर्चर करके लगान लीजिए, लेकिन दीजिए। तो वह मुंशी, जो जागीरदार का मुंशी होता था, वह क्या किया? वह यह किया कि एक कागज तैयार किया जिसमें जमीन का एरिया और लगान तय होता था। रैयत का नाम, एक रजिस्टर तैयार किया गया। इस रजिस्टर में सारी स्थितियों को लिखा गया और उसको जमीन दे दिया गया। समय से लगान लेने के लिए सैनिक बहाल किए। अगर उससे नहीं हो पाता था, जागीर बोला, जमींदार बोला कि जाके ले आओ, नहीं देता था तो उसको घसीट के लाया जाता था। ये एक क्रूर प्रथा थी। इतना अत्याचार किया गया कि शायद ही ये असंभव। यहां तक कि मारा गया इतना कि वह मर भी गया। क्यों? क्योंकि ये डराने के लिए किया। तो खेवट जब अंग्रेज आया तो देखा कि इससे अच्छी बात क्या हो। ये ऐसा कीजिए कि इसको बदल दीजिए, कलेक्टर नियुक्त कर दीजिए और उस कलेक्टर के पास ये डॉक्यूमेंट्स जाकर के हर साल वे जमा करेगा और जितना लगान होगा वसूल के ले आएगा। ठीक है? ये प्रथा किससे मिली? तो मुगल काल से, मुगलों से। सवाल यहां ये है
कि आखिर क्या है खेवट। तो खेवट सच पूछिए तो वह डॉक्यूमेंट्स है, वह कागज है, वह रजिस्टर है जिसमें कि रैयतों का कितना हिस्सा, कितना लिया और कितना लगान दिया गया वह लिखा जाता है। अब खेवट का कोई महत्व तो नहीं, कब से नहीं है? 1948 में अनुमोदन कानून आया और इस कानून के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये प्रथा, ये कागज आज भी संमित है। उस कागज या डॉक्यूमेंट्स को कोई बदल नहीं पाया क्योंकि कलेक्टर के पास पहले ही से जमा था। अब सवाल ये हो गया कि आखिर खेवट कितनी तरह के होते थे। तो देखिए, खेवट 3 तरह के होते हैं। खेवट पहला मालिकी, दूसरा खेवट, दूसरा लेखेरान और तीसरा था खेवट, तीसरा दरमियानी। ये 3 तरह के खेवट हुए। अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ये 3 तरह के खेवट की कुछ विशेषता रही होगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो पहले में आइए, जैसा कि शब्द से आपको पता चलता है, मालिकी माने पूरी चीजें उसी के पास रहे ना, ठीक है ना। किसके पास? जमींदार के पास। वह जमींदार क्या करता था? लगान को देता था, लगान को ये करता था, माने लेता था, देता था और फिर राजा के पास पहुंचाता था उसका हिस्सा। अब ये मालिकी जो होता था ये आना में बटा हुआ था। उस समय 100% नहीं होता था, उस समय होता था 16 आना बराबर 100%। 16 आना बराबर 100% उस समय होता था। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो जमींदार का हिस्सा होगा। जमींदार का क्या होता था? हिस्सा। जैसे 8 आना की जमींदारी हो सकता था कि उसके पास 100% भी हो, लेकिन कहीं कहीं जहां बड़े एरिया होते थे वो उसमें 8 आना, फिर दूसरा 4 आना की जमींदारी, तीसरा 2 आना की जमींदारी और फिर 2 आना। यानी उस क्षेत्र में 4 जमींदार हो सकता था कि 8 आना क्या भी। ये जमींदारी कौन तय करता था? तो राजा करता हो, स्वाभाविक बात। अब ये इसमें जो आना तय हुआ यानी उस क्षेत्र का भाग को उतने भाग में बांट दिया, माने वो मालिक हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा मालिकी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? आप देखिए
ये जब जो जमींदारी प्रथा थी ये दरपुष्ट चलती थी। मान लीजिए कि एक राजा था, ये राजा कह रहे जमींदार है, और इसका 2 बेटा था। तो जब जमींदारी बढ़ती थी तो आधा आधा का बढ़ जाता था। लेकिन अगर उसका बेटा नहीं हो या बेटा नाबालिग है तो उस खेवट में लिखा जाता था बेटा का नाम नाबालिग, फिर मुंशी का नाम, और वो जमींदारी जब तक चलते रहता था। मान लीजिए कि बेटी है तो बेटी के नाम से भी जमींदारी चलता था। कैसे? पिता का नाम, बेटी का नाम, है ना, और फिर मुंशी का नाम। इन तीनों के हिसाब से वह जमींदारी चलाता था। आप तो भी इस बात को जानते हैं। तो सबसे ज्यादा खेवट का फायदा कौन उठाया? अंग्रेज उठाया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको अलग ढंग से कानून आया। जो जिसके पास रैयत था उसके पास हो गया, खतियान बन गया, और उस समय इसका समय। आप देखिए ये दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, ये सरकारी जमीन हुआ है ना, लेकिन उसकी भी जमींदारी होती थी, उसको भी पैसा देना पड़ता था। लेकिन राजकोष में जमा कर देना है तो दे या चाहे दोनों बैलेंस हो जाता है ना। दे ना दे, सरकारी के पास जब जमा करना है तो देने का क्या जरूरत है? ठीक है ना, सरकार के पास उसका बातें रहती थी। लेकिन खतियान बनता था, खेवट बनता था, है ना, और खेवट बन करके वो जो उसका कौन जमींदार होता था ये भी लिखा जाता था, और उसके सामने लिख दिया जाता था क्या? लेखराज खेवट। ठीक है। अब रह गया तीसरा, जो आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि तीसरा आज नहीं होता, तीसरा आज भी होता। तीसरा क्या है भाई? ठेकेदारी। आप लोग समझते हैं, इस गांव की पूरी ठेकेदारी हम इतना में ले लिए, उसका परसेंट जमींदार को दे दिए, उसका परसेंट राजा। आज भी आप लोग देखते होंगे कि बाजार का ठेकेदारी मिलता है या बहुत चीज की ठेकेदारी मिलती है, और उसी से वे हिसाब किताब करता है। यानी यह जो था ये ठेकेदारी का एक बहुत अच्छा नमूना था। मतलब एक ही बार पैसा ले ले, कहीं कचकच नहीं करे, और अपना हिस्सा ले ले और अपने हिस्से को वहां पर दे। ये दरमियानी। अब देखिए मेरी समझ से ये जो खेवट था ये ऐसा प्रथा थी, ऐसी चीजें थी जिस पर कोई भी संतुष्ट नहीं था। ना राजा संतुष्ट था और ना जो लगान देने वाला संतुष्ट था। ये एक कूड़ प्रथा थी जिसको नहीं होना चाहिए। आज भी हम लोग किसान को अन्नदाता मानते हैं। अन्नदाता अगर वे नहीं बोए, नहीं खेती करे तो हम क्या खाएं? इसलिए ये उस समय का एक सबसे गूढ़वादी प्रथा जिसे समाप्त होना था और समाप्त हुआ भी। और आज जो हम जो देख रहे हैं, जो खतियान हम देखते हैं, जो हमको कागज मिला हुआ है, वह अच्छी प्रथा है जिस पर कि लागू भी होना चाहिए और चलना चाहिए। आप लोग मेरी बात को सुने और समझे होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन?